लास्ट क्लास में हम लोगों ने थर्मल कंडक्टिविटी देखी थी, है ना। अब देखो, थर्मल कंडक्टिविटी की कुछ खास बातें आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी कौन सी मटेरियल की होती है? मटेरियल स्पेसिफिक। सिल्वर, किसका? सिल्वर का सबसे ज्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होता है। उसके बाद कॉपर, उसके बाद गोल्ड, उसके बाद एल्युमिनियम। समझ आ रही बात? सिल्वर का जो होता है वो 410 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस होता है। समझ आ रही बात? और सबसे कम थर्मल कंडक्टिविटी जो होता है वो होता है फ्रियोन 12। कभी आ गया मान लो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, समझ आ रही बात? फ्रियोन 12 इसका होता है 0.008 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। समझ आई बात? तो सबसे ज्यादा आपका सिल्वर का होता है और सबसे कम किसका होता है? फ्रियोन 12। ये गैस है, क्या है? क्लोरोफ्लोरो गैस है, ठीक है। तो लिख लो इसको भी, कुछ कुछ होता है, याद रख लो। अच्छा, ये जो थर्मल कंडक्टिविटी है, अगर किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है, इसका मतलब क्या? कि वो जल्दी जल्दी हीट को फ्लो होने देगा, जल्दी जल्दी हीट को फ्लो होने देगा। समझ आई बात? अगर किसी मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी कम है तो वो धीरे धीरे हीट को फ्लो होने देगा। समझ आई बात? तो अगर कोई परफेक्ट कंडक्टर है, क्या है? परफेक्ट कंडक्टर। तो परफेक्ट कंडक्टर के लिए, परफेक्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इसके लिए कंडक्टिविटी जो है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। और एक परफेक्ट बैड कंडक्टर या परफेक्ट इंसुलेटर बोल सकते हो, परफेक्ट इंसुलेटर ऑफ हीट, इसके लिए थर्मल कंडक्टिविटी जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? 0। समझ आएगा? तो कोई भी दुनिया में आइडियल या फिर परफेक्ट कंडक्टर नहीं हो जाता है और कोई भी परफेक्ट इंसुलेटर नहीं होता। जो मिनिमम कंडक्टिविटी होती है वो इस वाले गैस की होती है 0.008 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। समझ आएगा? अब देखो, अगर हम एक बर्तन लें, है ना, और इसमें किसी पानी को हमको गर्म करना है, क्या करना है? गर्म करना है, ठीक है। तो इस वेसल की थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए या फिर कम होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। और स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए। मान लो आपको पानी गर्म करना है, पानी गर्म करना है, ठीक है। तो आपको एक ऐसा मटेरियल चाहिए, आप अपनी एनर्जी को वेस्ट कम करना चाहोगे ना। अगर मान लो आपकी एनर्जी जो है, जो भी आप एनर्जी दे रहे हो, वो उसका ज्यादा पार्ट जो है वो कैलोरीमीटर या फिर बर्तन को गर्म करने में लग जाए, तो आपका ज्यादा लॉस है। क्या है? लॉस है। समझ आ रही बात? तो बर्तन को गर्म करने में हम चाहते हैं कि कम हीट का लॉस हो। समझ आ रही बात? इसलिए इसकी स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम। मतलब स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए। और आप चाहोगे कि जो हम हीट प्रोवाइड करा रहे हैं उसको जल्दी जल्दी वाटर को ट्रांसफर करें, है ना। मतलब थर्मल कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। समझ आई बात? लिख लो, द वेसल्स टू बॉयल वाटर or to cook food should have high thermal conductivity and low specific heat.
तो देखो, अब देखो इस पे आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन क्या क्या पूछा जा सकता है कि जैसे आप लोग देखे होंगे ब्लैंकेट होता है ना, तो 2 लेयर का ब्लैंकेट आता है और एक सिंगल लेयर का ब्लैंकेट आता है। कौन ज्यादा गर्म रखता है? क्यों? तो 2 लेयर वाला ब्लैंकेट जो है वो ज्यादा गर्म रखेगा, क्योंकि उसके बीच में एयर रहता है। क्या रहता है? एयर। और एयर जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट रहता है। तो अंदर का जो गर्मी रहता है ना, ब्लैंकेट के अंदर की गर्मी, उसको बाहर निकलने नहीं देता है। समझ में आ रही बात? तब आप लोगों को मजा आता है, ठीक है? मतलब ठंड के दिनों में, है ना। और अगर कोई पंछी को देखोगे, ठीक है, आप चिड़िया को किसी को देख लो, ठीक है, तो ठंड के दिनों में वो क्या करता है कि अपना पंख को थोड़ा सा स्वेल कर लेता है, मतलब फुला लेता है, ताकि उसके पंखों के बीच में एयर भर जाए। क्या भर जाए? एयर। और उसके बॉडी की जो गर्मी है वो बाहर में ट्रांसफर ना हो पाए। समझ आई बात? चलो, और कुछ एग्जांपल बताओ। हाँ, स्पेसिफिक हीट और नहीं, उसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। वो फेजर डायग्राम वाला में था। प्रेशर पे डिपेंड करता है, ठीक है। प्रेशर बढ़ाओगे घटाओगे मेल्टिंग पॉइंट चेंज करेगा। समझ आई बात? जरूरी नहीं है कि जिसका स्पेसिफिक हीट ज्यादा हो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा हो। समझ आई? हो सकता है कि आप किसी बर्तन को दे रहे हो हीट, है ना, इसको गर्म करने में देर लग रहा है, लेकिन वो पिघलेगा जल्दी। समझ आ रही बात? ओके, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द रेट ऑफ heat flow in the given rod। आपको देखो एक रॉड दे रखा है, ठीक है। इसकी ये वाली इंड को हम लोगों ने 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किए हुए हैं और इस वाले को हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन किए हुए हैं। समझ में आई बात? इसकी लेंथ आपको दे रखा है 2 मीटर। कितना दे रखा है? 2 मीटर। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर है और इसकी थर्मल कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 200 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? तो आप इसकी रेट ऑफ हीट फ्लो निकालो। बाकी लोग भी निकालो। वो 100 चिल्ला रहे हैं, आपको डरना नहीं है। समझ में आ रही बात? आप एग्जाम में बैठोगे, ऐसे बहुत सारे बच्चे दिखेंगे जो कि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर बोलेंगे यस। समझ में आ रही बात? तो उससे भी आपको डरना नहीं है। आपको अपने में फोकस करना है। किस पे फोकस करना है? अपने में। समझ में आ रही बात? आ गया सबका? किसका आ गया? कहां सबका आया? आज कोई ऐसा है जो कि फर्स्ट डे आए हो? okay. चलो देखो, रेट ऑफ हीट फ्लो का मतलब क्या होता है कि ये हायर एंड है ना, हायर टेम्परेचर पे, और ये लो टेम्परेचर पे। समझ में आई बात? तो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या होगा? हीट फ्लो करेगा। 1 सेकेंड में जो हीट फ्लो करता है उसी को बोलते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो। समझ में आई बात? जिसको कल हम लोगों ने dQ/dt से रिप्रेजेंट किया था, dQ/dt। समझ में आई बात? रेट ऑफ हीट फ्लो। और ये जो होता है, ये क्या होता है? K × A डिवाइडेड बाई L × T हाई माइनस T लो, T हाई माइनस T लो। समझ में आई बात? इसको हम लोग रेट ऑफ हीट फ्लो भी बोलते हैं या फिर हम इसको थर्मल करंट भी बोलते हैं। समझ में आई? इसका मीनिंग जो होता है वो होता है कि 1 सेकेंड में हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ कितना हीट का फ्लो हुआ। समझ में आई बात? ओके, तो ये हो जाएगा कि आपको दे रखा है 200,
एरिया आपको दे रखा है 10⁻⁻2 और लेंथ आपको 2 मीटर, टी हाई बोले तो 100 माइनस टी बोले तो 0 डिग्री, कितना आ जाएगा? ये भी खत्म, मतलब 100 यूनिट क्या होगा? वाट बोल सकते हो या फिर जूल पर सेकेंड। समझ में बात? जूल पर सेकेंड। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 100 जूल फ्लोन in 1 second, in 1 second, 100 joule flown in 1 second। अब इसी क्वेश्चन में अगर हम बोलें कि फाइंड द हीट या अमाउंट ऑफ हीट फ्लोन इन 5 सेकेंड, 500, 1 सेकेंड में 100 जूल गया तो 5 सेकेंड में कितना जाएगा? 500 जूल। समझ में आई बात? लिख लो, फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट, flown in 5 सेकेंड, flown in 5 सेकेंड। आ गया सबका? देखो 1 सेकेंड में 100 जूल गया तो आप बोलोगे 5 सेकेंड में 100 इंटू 5 मतलब 500 जूल ट्रांसफर हुआ होगा। समझ में आई बात? देखो अगर आपको डायरेक्टली कुछ टाइम इंटरवल में हीट फ्लो निकालना है कि कितना हीट इधर से उधर गया, समझ में आ रही बात? तो आप कैसे निकालोगे? आप dq को इधर रहने दो और dt को उधर ले जाओ, KA/L इंटू टी हाई माइनस टी लो इंटू dt। तो ये आपका हीट फ्लो हो गया और ये आपका टाइम इंटरवल हो गया। क्या हो गया? टाइम इंटरवल। समझ आएगा? दिस इज द हीट फ्लोन इन dt टाइम, इन dt टाइम। इसको भी लिख सकते हो, लिख लो, लिख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द टाइम टू मेल्ट द ice completely in steady state। अब देखो सिचुएशन आपको क्या दे रखा है कि हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हम लोग आग लगाए हुए हैं। क्या लगाए हुए हैं? आग। और इसमें पानी है। क्या है? पानी। ये पानी जो है वो बॉयल कर रहा है, मतलब इसकी टेम्परेचर क्या होगी? 100 डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात? और इधर एक बीकर में आइस है। क्या है? आइस, ठंडा ठंडा, कूल कूल। और इन दोनों को हम लोग रॉड के साथ कनेक्ट किए हुए हैं। अगेन इस रॉड की के आपको 200 वाट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस दे रखी है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻⁻2 मीटर दे रखा है और लेंथ आपको 2 मीटर दे रखा है। ठीक है? तो अगर ये आइस है, इसकी टेम्परेचर आपको दे रखी है 0 डिग्री सेल्सियस। कितनी? और मास ऑफ आइस आपको दे रखा है 50 ग्राम। कितना ग्राम? 50 ग्राम आइस है। समझ में आई बात? तो आपको बतलाना है कि इस आइस को कंप्लीटली मेल्ट होने में कितना टाइम लगेगा। 40 सेकेंड्स। बाकी लोग भी करो।
9 पॉइंट समथिंग सेकेंड। आइस पिघल क्यों रहा होगा? क्योंकि उधर से हीट फ्लो हो रहा है, समझ आ रही बात? और उसी हीट के कारण ये क्या कर रहा होगा? मेल्ट कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा? मेल्ट। 50 ग्राम आइस को अगर आपको पिघलाना है, 50 ग्राम आइस को अगर आपको पिघलाना है, तो आपको जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो क्या हो जाएगा? आइस को पिघलाने के लिए जो एनर्जी लगता है वो क्या लिखते हैं? मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मतलब 50 इंटू 80। ये जो हीट है ये आपको आया कैलोरी में। किस में आया? कैलोरी में। समझ आई बात? तो ये कितना हो जाएगा? 8 बचे 40, 4000 कैलोरी। समझ आई बात? अब देखो इधर जो हीट जा रहा है ना, मान लो इसको पिघलने में टी टाइम लगा। कितना टाइम? टी। तो टी टाइम में जो हीट गया वो कितना लिखेंगे? के ए टी हाई माइनस टी लो डिवाइडेड बाय एल इंटू टाइम। जो तभी डी क्यू लिखे थे उसको क्यू लिख दिए, डी टी लिखे थे उसको टी लिख दिए। समझ आई बात? तो टी टाइम उसको लगा पिघलने में, तो टी टाइम में इधर से उधर जो हीट गया वो इतना हो जाएगा। क्या ये वाली चीज अभी हम लोग हीट कैलकुलेट किए थे सेम कंडीशन के लिए? कितना आया था? 100 जूल पर सेकेंड आया था। देखो कैलकुलेट कर लो ना। K की वैल्यू 200, A की वैल्यू 10 टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय L 2, और ये आपका आ गया 100। तो अगेन आपका ये कैंसिल आउट हो गया, मतलब 100 इंटू टी। तो देखो ये जो 100 टी जूल है ये आपका जूल में है। किसमें है? और ये जो हीट है वो किसमें है? कैलोरी में। ये आपका जूल है और ये आपका कैलोरी है। तो अगर टी टाइम में इधर से उधर इतना हीट गया, दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तभी तो वो पिघलेगा ना। समझ में आ रही बात? लेकिन हमको इस कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करना होगा, मतलब 4000 को 4.2 से मल्टीप्लाई करना होगा। जूल को कैलोरी को जूल में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 4.2 से। तो आप लिखोगे 100 इंटू टी इज इक्वल टू 4000 इंटू 4.2। तो यहां से देखो 2 जीरो खत्म हो गया, टी की वैल्यू कितनी आ गई? 168 सेकेंड। समझ में आ रही बात? इसको मिनट में अगर आपको दिया हुआ है तो 60 से डिवाइड कर दो। समझ में आ रही बात? तो कितना जा रहा है? 2.168 डिवाइडेड बाय 60 मिनट, 2.8 मिनट आपको लगेगा उसको पिघलने में। समझ में आई बात? समझे कि नहीं समझे? लिख लो। तो dq बाई dt आपका रेट ऑफ हीट फ्लो हो गया। टी टाइम में अगर आपको हीट कितना ट्रांसफर हुआ वो निकालना है तो ये करेंगे, टी से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आई बात? है ना? अब बर्फ को पिघालने के लिए हमको जो हीट रिक्वायर्ड थी वो हम निकाले मास इंटू लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये जो था वो कैलोरी में था और ये जो था वो जूल में था, इसलिए कैलोरी को हम लोग जूल में कन्वर्ट किए। समझ आई बात? तब जाकर के दोनों को इक्वेट किए और टाइम की वैल्यू आ गई। समझ आई बात? क्लियर है? ओके। अब देखो एक और क्वेश्चन लिखो। फाइंड the thermal conductivity of the material if rate of heat flow in the given situation is 50 joule per second,
पर सेकेंड। है 20, बस उल्टा कर देना यहां पे, है ना। रेट ऑफ हीट फ्लो आपको दे रखा है कितना, dq बाई dt आपको दे रखा है 50 जूल पर सेकेंड। जल्दी से k की वैल्यू निकालो। dq बाई dt वाला फॉर्मूला से ही आएगा k की वैल्यू। आ गया, किसका किसका आ गया, बाकी लोग क्या कर रहे हो, हैं बातें मत करो, हंस रहे हो। तो dq बाई dt आपको 50 जूल दे रखा है, तो आप लिखोगे 50 इज इक्वल टू k इंटू एरिया 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय L आपको दे रखा है 0.2 मीटर इंटू 50 माइनस 0। तो k की वैल्यू निकालो। अब देखो ये 50 और ये 50 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 0.2 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर माइनस 2, मतलब 20 वॉट पर मीटर पर डिग्री सेल्सियस। समझ में आई बात। तो बस वही फॉर्मूला है, कभी ये पूछ लिया कभी वो पूछ लिया, कभी आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूछ लेगा, कभी आपको लेंथ पूछ लेगा। समझ में आई बात। वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब देखो, अब हम लोग ये जो पूरी सिचुएशन है कि एक रॉड से इधर से उधर हीट फ्लो हो रहा है ना, इसको हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी से कंपेयर करेंगे। समझ में आई बात। जैसे मान लो कि ये रॉड है, ये रॉड है, ये रॉड है, इस वाले एंड को हम लोग हाई टेम्परेचर पे रखे हुए हैं और इस वाले को लो टेम्परेचर पे। समझ में आई बात। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है और लेंथ है L, ठीक है। तो dq बाई dt जो होगा रेट ऑफ हीट फ्लो, ये क्या होगा, Ka T हाई माइनस T लो अपॉन L। हम क्या करते हैं कि इस K को L के नीचे ले आते हैं, L बाई K। समझ में आई बात। देखो यहां पर क्या फ्लो कर रहा है, हीट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है, हीट। अब इस चीज को हम कंपेयर करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी सब पढ़े हो ना, कौन कौन पढ़े हो, हाथ उठाना। ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी सब, रेजिस्टेंस का तो नाम सुने होंगे, नहीं सुने हो। रेजिस्टेंस, एक हम लोग रेजिस्टेंस ले लेते हैं और ये जो रेजिस्टेंस है उसका ये वाला पॉइंट जो है वो मान लेते हैं कि हाई पोटेंशियल पे है V, और इस वाले को हम लोग 0 बोल देते हैं। समझ आ गया। इसमें क्या फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है कि करंट, चार्ज फ्लो करता है, इसलिए करंट भी फ्लो करता है। समझ में आई बात। तो यहां पर जो करंट है वो है I, इसकी रेजिस्टेंस है R। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय R। तो ये भी जो है वो सिमिलर टू दैट सिचुएशन है। वहां पर करंट फ्लो कर रहा था, यहां पर, वहां पर करंट था, यहां पर dq बाई dt है, जिसको हम बोल देंगे थर्मल करंट। क्या बोल देंगे, थर्मल करंट, थर्मल करंट। वहां पर देखो करंट फ्लो कर रहा है, मतलब बेसिकली चार्ज फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, और करंट को हम लोग लिखते थे ना dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, याद है। तो यहां पर dq बाई dt रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, थर्मल फ्लो। जैसे वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होता था, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। देखो V माइनस 0 के जगह क्या है, TH माइनस TL। समझ में आई बात। और जैसे वहां पर रेजिस्टेंस होता था, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यहां पर ये वाला जो क्वांटिटी है
इसे हम बोल देंगे थर्मल रेजिस्टेंस। क्या बोल देंगे? थर्मल रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह आ गया आपका टेम्परेचर डिफरेंस, रेजिस्टेंस की जगह आ गया थर्मल रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक करंट की जगह आ गया थर्मल करंट। समझ में आई बात? अब वो सारी चीजें जो हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में अप्लाई करते थे, वो सारी की सारी चीजें इसके लिए भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। समझ में आई बात? जैसे वहां पर दो रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते थे, यहां पर दो रॉड को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर सकते हैं, वहां पर दो रेजिस्टेंस को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करते थे, यहां पर दो रॉड को हम लोग पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं। समझ में आई बात? और हर एक के लिए हम लोग इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलो अब देखो, वहां पर रेजिस्टेंस को हम लोग एक चीज लिखते थे, रो एल बाई ए होता था ना। यहां पर ये आता था आपका क्या? रेजिस्टिविटी आता था ना, रेजिस्टिविटी, है ना। वैसा ही तो ये भी एक्सप्रेशन है ना, थर्मल रेजिस्टेंस आर थर्मल इज इक्वल टू 1 बाई के एल बाई ए। इस रो को हम लोग 1 बाई कंडक्टिविटी लिखते थे वहां पर, 1 बाई सिग्मा एल बाई ए। वहां पर आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता था, यहां पर आपका थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगा, और एल और ए तो आपका सिमिलर है। तो ये आपका थर्मल रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन हो गया। थर्मल करंट मतलब dq बाई dt, और जहां पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वहां पर टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आई बात? लिख लो। मतलब जब भी अब आपको इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस या थर्मल कंडक्टिविटी निकालना हो, तो आप समझ लेना कि आप इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम, करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाला। समझ आ रही बात? टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, अलग अलग टेम्परेचर पे थर्मल कंडक्टिविटी अलग अलग होगी, लेकिन हम लोग मान के चलेंगे कि वो आपका कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। लिखो, फाइंड द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ अ रॉड having area 10 to the power minus 3 meter square, 10 to the power minus 3 meter square, K is equal to 200 watt per meter per degree Celsius, and length 2 मीटर। आ गया सबका? क्वेश्चन नहीं लिखते हो तुम लोग, डायरेक्ट आंसर लिखते हो, तेज बनते हो। लिख लो, आ गया आंसर सबका? कितना दे रखा है? एरिया 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर स्क्वायर, के 200 वाट पर मीटर पर डिग्री, एल इज इक्वल टू 2 मीटर। समझ आई बात? तो रेजिस्टेंस निकालना है तो एल बाई के इंटू ए। एल हो गया 2, के हो गया 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, -1 2 2 10। यूनिट क्या होगा रेजिस्टेंस का? क्या होगा? क्या होगा? पर रेजिस्टेंस का क्या होगा? डिग्री सेल्सियस, मीटर नहीं आएगा ना? ठीक है, लिख लो। फाइंड the equivalent thermal conductivity when two rods of length L1 and L2
of length L1 and L2 and thermal conductivity K1 and K2 and thermal conductivity K1 and K2 with area of cross section, with same area of cross section, with same area of cross section are connected in series, तो दो रॉड को जो है हम लोग सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं, जिनकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। इसका लेंथ है L1, कंडक्टिविटी है K1, इसका लेंथ है L2, कंडक्टिविटी है K2। समझ में आई बात? तो हम क्या चाहते हैं, हम इनकी इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना चाहते हैं। समझ में आई बात? तो कैसे निकालेंगे? देखो ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना, तो ये हो गया दो रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। इसका R1, इसका, तो R इक्विवेलेंट क्या होता है? R1 प्लस R2। समझ आई बात? अब देखो आप R इक्विवेलेंट का मतलब इस पूरे के जगह एक सिंगल रॉड आपने लगा दिया है। समझ आई बात? और उसकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, तो आप R इक्विवेलेंट लिखोगे L बाई के ए, तो L जो हो जाएगा वो L1 प्लस L2 हो जाएगा, टोटल लेंथ हो जाएगा ना। इसकी जगह हम एक सिंगल रॉड ऐसा लगा दिए, तो अब इसकी लेंथ टोटल क्या लिखेंगे? L1 प्लस L2, ठीक है। और K के जगह K इक्विवेलेंट लिखेंगे और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहेगा। दैट इज इक्वल टू R1 को आप क्या लिखोगे इस वाले रॉड के लिए? बोलो, L1 बाई K1 इंटू ए प्लस L2 बाई K2 इंटू ए। तो ए कट जाएगा, आपको K इक्विवेलेंट निकालना है, तो K इक्विवेलेंट को इधर ले जाओ और इस पूरे क्वांटिटी को नीचे फेंक दो। समझ आ रही बात? तो K इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाई L1 अपॉन K1 प्लस L2 अपॉन K2। समझ में आई बात? समझे कि नहीं समझे? अगर मान लो दो से ज्यादा रॉड्स रहा, 3 रॉड रहा, तो यहां पर L3 आ जाएगा, नीचे में L3 बाई K3। समझ में आई बात? L4 भी रहा तो ऊपर में L4 ऐड हो जाएगा, नीचे में L4 बाई K4। समझ में आई बात? तो ऐसे हम लोग इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे। अब देखो, अगर लेंथ जो है रॉड्स की वो सेम दे रखी है, लेंथ्स आर सेम, मतलब L1 बराबर L2 बराबर L, तो यहां पर हम L1 L2 की जगह क्या रख देंगे? L रख देंगे। समझ आई बात? तो K इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? 2L डिवाइडेड बाई L कॉमन ले लो, 1 बाई K1 प्लस, तो L से L कैंसिल हो जाएगा ना, आपके पास आ जाएगा 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। समझ आई बात? तो अगर दो इक्वल लेंथ का दे रखा है तो आपको डायरेक्टली करना है 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2, 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2 लिखते जाना। यह आपका सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हुआ। किसके लिए? सीरीज कॉम्बिनेशन। ध्यान रखना कि ये वाला जो फॉर्मूला है ये हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब लेंथ ऑफ रॉड्स क्या हो? सेम हो। अगर डिफरेंट हो तो हम लोगों को करना होगा L1 प्लस L2 बाई L1 बाई K1 प्लस L2 बाई K2। समझ में आई बात? लिख रहे हो? लिख रहे हो? नहीं लिख रहे हो? क्यों? लिख लिए? ओके। अब देखो नेक्स्ट जो है वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा कि दो रॉड्स को हम इस तरीके से कनेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये आपका Ti पे है और ये T लो पे है। समझ आ रही बात?
तो यहां पर दोनों की लेंथ सेम है, क्या है, लेंथ सेम है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग हो सकता है, इसका A1 इसका A2, इसका K1 इसका K2, दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी। समझ में आई बात। तो इस केस में जब इसको आप दो रेजिस्टेंस जो कि आपस में पैरेलली कनेक्टेड है उस तरीके से एज्यूम करो, R1 एंड R2। समझ में आई बात। तो अगर हम इन दोनों रॉड्स के जगह एक सिंगल रॉड लगाना चाहें तो वो होगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। समझ में आई बात, क्योंकि दो रेजिस्टेंस का पैरेलल कॉम्बिनेशन तो वही होता है ना। अब अगेन देखो यहां पर R इक्विवेलेंट को क्या लिखोगे, L/K। तो यहां पर लेंथ आपका सेम है तो ये L नीचे आ जाएगा, K इक्विवेलेंट ऊपर आ जाएगा, और एरिया अब टोटल देखो, जब आप इसको पूरा को एक रॉड से रिप्लेस करोगे तो उस रॉड की जो एरिया होगी वो होगी A1 प्लस A2। समझ में आई बात। तो उस रॉड की हम लोग एरिया लिखेंगे A1 प्लस A2 इज इक्वल टू 1/R1 को क्या लिखेंगे, L1 अपॉन K1 A1, सॉरी L तो सेम है ना, प्लस K2 A2 बाई L2 आ जाएगा, L आ जाएगा, L L L क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपके पास आ गया K इक्विवेलेंट इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। समझ में आई बात। अगर मान लो यहां पर तीसरा रॉड भी हम लोग पैरेलली कनेक्टेड किए होते तो यहां पर क्या आ जाता, K3 A3 डिवाइडेड बाय A3 ऐड हो जाता। समझ में आ रही बात। अगर आपको यह दे रखा है कि रॉड्स की एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, क्या है, सेम है, इफ A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, तो ऊपर में A1 A2 की जगह A रख देंगे। समझ में आ रही बात। तो आपके पास आ जाएगा क्या, K1 प्लस K2 बाई 2। अगर 3 रहेगा तो K1 प्लस K2 प्लस K3 डिवाइड बाय 4 रहेगा। समझ में आई बात, लिख लो। देखो यहां पर दो रॉड दिया हुआ है, एक का K है दूसरा का 3K है, दोनों की लेंथ 12 है, तो K इक्विवेलेंट कितना होगा, है 6 बाई क्या, 6/4 क्या, 6/4 3/, तो देखो लेंथ इक्वल है ना, तो डायरेक्टली हम लोग यूज करेंगे 2K1 K2 बाई K1 प्लस K2। समझ में आई बात। तो आप लिखोगे K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2 इंटू K इंटू 3K डिवाइडेड बाई 3K प्लस K, कितना हो जाएगा 4K। तो ये आपका हो जाएगा 1.5K या फिर 3K बाई 2। समझ में आई बात। कर लोगे कि नहीं करोगे, 4 नंबर ले लोगे ना, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, सॉल्व करते जाओ, कर रहे हो ना। फाइंड इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी इन द गिवन सिचुएशन, एट बाई
फाइंड के इक्विवेलेंट। एट के बाय 5। तो यहां पर लेंथ जो है वो अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। तो हम लोग अप्लाई करेंगे L1 प्लस L2 प्लस L3 डिवाइडेड बाय L1 K1 प्लस L2 K2 प्लस L3 K3। समझ आई बात? तो L प्लस 4L प्लस 3L डिवाइडेड बाय L अपॉन K प्लस 4L अपॉन 4K प्लस 3L अपॉन K। तो ये आपका 4 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर देखो 4 3 7 1 8L, नीचे में देखो L बाई के और 3L बाई के 5L और K ऊपर चला गया, तो कितना आ गया 8K बाई 5। समझ में आई बात? समझे कि नहीं समझे? कितनों ने कर लिया था? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। Find equivalent thermal conductivity for the given situation। पैरेलल कॉम्बिनेशन है 8/3K। आ गया? किसका किसका आ गया? देखो यहां पर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, क्या है, अलग अलग। तो आप यूज करोगे K इक्विवेलेंट इज इक्वल टू K1 A1 प्लस K2 A2 डिवाइडेड बाय A1 प्लस A2। समझ में आई बात? तो आप लिखोगे 2K इंटू A प्लस 3K इंटू 2A डिवाइडेड बाय 2A प्लस A, 3A हो जाएगा ना। तो कितना हो गया 6 दूनी 8 8KA बाई 3A, ये कैंसिल आउट हो गया 8K बाई 3। समझे? तो दो आपको एक्सप्रेशन याद रखना है, ठीक है, एक सीरीज के लिए एक पैरेलल के लिए। हो सकता है कि कभी आपको सीरीज और पैरेलल को कंबाइन भी कर दे। क्या कर दे? कंबाइन। Find equivalent thermal conductivity। Find equivalent thermal conductivity। कितना? 15K/7। बाकी लोग भी करो, ये नहीं कि वो आंसर दे दिया तो आपको रुक जाना है। आपका पेन चलते रहना चाहिए, दिमाग चलते रहना चाहिए। तब तक मत रुको जब तक आंसर ना आए। तो देखो यहां पर ये दोनों पहले पैरेलल में जुड़ा हुआ है, किस में जुड़ा हुआ है, और उसके साथ फिर ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात?
ये आपको ऐसा कुछ सिचुएशन है कि ये एक रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल जुड़ा हुआ है और उसके साथ एक रेजिस्टेंस क्या है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। समझ आई बात? तो इन दोनों का सबसे पहले हम लोग इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालेंगे। अगर पैरेलल में कंबाइंड रहता है तो क्या लिखते हैं, K1A1 प्लस K2A2 डिवाइड बाय A1 प्लस A2। तो इन दोनों के लिए हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट इज इक्वल टू KA प्लस 4KA 2K इंटू 2A डिवाइड बाय A प्लस 2A। कितना हो जाएगा, 3A। कितना हो जाएगा, 3A। तो ये हो जाएगा 5/3K। समझ में आई बात? अब ये वाली जो है ये पूरा का पूरा, और ये जो है ये आपका दोनों किस में जुड़ा हुआ है, सीरीज। और दोनों की लेंथ देखो सेम है, क्या है, सेम। तो ये दो सीरीज में हो गए और लेंथ जो है वो सेम है, तो इनका इक्विवेलेंट क्या होता है, 2K1K2 बाई K1 प्लस K2। समझ में आई बात? तो K1 आपका हो जाएगा 5/3K, तो 5/3K लिख दिए, इंटू K2 आपका कितना दे रखा है, 3K डिवाइडेड बाय 5/3K प्लस 3K। 3 खत्म, 10K स्क्वायर। यहां से देखो एलसीएम लोगे, 3 3 9 9 5 14 14K, 3 को ऊपर भेज दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, या जाएगा 7, 15/7K। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपको कैसा भी कॉम्बिनेशन करके देख सकता है। समझ में आ रही बात? पहले आपको सीरीज में दे देगा, फिर पैरेलल दे देगा, है ना। तो वो सब भी आपको दे सकता है। अब देखो एक ऐसा आपको दे सकता है कि सिलिंड्रिकल फॉर्म में है, ये लिख लिए, कर लिए ना, खुद से होना चाहिए, ठीक है। आपसे अल्टीमेटली क्वेश्चन बनना चाहिए, है ना। मान लो एक सिलेंडर है, उसका इनर पार्ट जो है वो दूसरा मटेरियल का बना हुआ है और आउटर पार्ट जो है वो दूसरे मटेरियल का बना हुआ है। समझ आ रही बात? ये आपका रेडियस है R1, ये K1 का है इसका कंडक्टिविटी, और बाहर वाले की रेडियस है R2 और इसकी कंडक्टिविटी है K2। समझे? अब इन दोनों की इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है। क्या निकालनी है? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। तो कैसे निकालेंगे? देखो यहां पर अंदर वाला जो रॉड है ये वाला, और बाहर वाला जो रॉड है, ठीक है, जो K2 वाला है, वो आपका पैरेलल में कंबाइंड है। कैसा कंबाइंड है? पैरेलल। समझ आई बात? देखो कोई भी दो रॉड को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कब बोलते हैं? जब दोनों के एंड्स जो है वो सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे कनेक्टेड है। जैसे मान लो इसका 100 डिग्री सेल्सियस है और इसका 0 डिग्री सेल्सियस है। समझ आई बात? तो इसका एक एंड 100 पे है, इसका भी एक एंड 100 पे है, इसका एक एंड 0 पे है तो दूसरे का भी एक एंड 0 पे है। समझ में? तो अगर दोनों का टर्मिनल सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे कनेक्टेड है तो हम उसे बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन। समझ आई बात? और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए K इक्विवेलेंट आपका होता है K1A1 प्लस K2A2 बाई A1 प्लस A2। निकाल सकते हो? अब निकालो तो जल्दी से, कितना आ रहा है आंसर? सबको ही करो, लास्ट वाला भी करो, आंसर तक पहुंचना चाहिए, ठीक है। तो देखो K इक्विवेलेंट ये आपका आ जाएगा K1, एरिया ऑफ 1 क्या लिखोगे? पाई R1 स्क्वायर प्लस K2 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, क्योंकि जब हम लोग सेकेंड का एरिया लेंगे तो ये वाला एरिया लेंगे ना। समझ में आ रही बात? मतलब पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई
R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर माइनस, तुम ओपन करोगे तो पाई R1 स्क्वायर और पाई R1 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। और पाई पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो K R1 स्क्वायर प्लस K2 R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में आ जाएगा R2 स्क्वायर। समझ में आई बात? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए? कर लोगे? इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का क्वेश्चन हो जाएगा कि नहीं होगा? कितनों से हो जाएगा? ठीक है, थैंक यू। अब देखो, सपोज कि आपके पास दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। क्या है? रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर इस वाले रेजिस्टेंस से आई करंट फ्लो कर रहा है तो इसमें से भी कितना फ्लो करेगा? आई फ्लो करेगा, करेगा ना? समझ आ रही बात? तो इसकी पोटेंशियल VA है, इसकी पोटेंशियल VB है, तो हम लोग निकालते थे VC, ठीक है। सपोज इसका रेजिस्टेंस R1 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। क्या है? R1 है, R2 है। समझ में आ रही बात? क्या हुआ? बात हंसते रहो, उधर ही ध्यान दो। चले जाओ खोलने तुम भी, ध्यान तो है नहीं इधर, फिर छूट जाएगा, फिर अगले साल प्रिपरेशन करेंगे। वैसा नहीं करना है। समझ में आई बात? अपने को इसी बार जाना है, ठीक है। तो देखो यहां पर आई को अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में लिखोगे तो आई जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस होता है। तो आई को आप लिख सकते हो VC माइनस या VA माइनस VC, पोटेंशियल डिफरेंस बाय रेजिस्टेंस R1। समझ में आई बात? या आई को आप ऐसे भी लिख सकते हो, दिस इज VB या VC माइनस VB डिवाइडेड बाय R2। समझ में आ रही बात? और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में भी हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हो? VA माइनस डिवाइडेड बाय, लिख सकते हो ना? ठीक वैसा ही अगर हम लोग रॉड के केस में देखें, मान लो दो रॉड आपको दे रखा है, दो रॉड आपको दे रखा है। इस वाले को हम लोग हाई टेम्परेचर पे रखे हुए हैं, इस वाले को हम लोग लो टेम्परेचर पे रखे हुए हैं। इसकी कुछ थर्मल कंडक्टिविटी दे रखी है, एरिया दे रखा है, एरिया तो सेम होगा, और लेंथ दे रखा है L1। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी K2 दे रखी है, एरिया और L2 दे रखा है, और आपको बीच वाला जंक्शन वाला टेम्परेचर पूछ ले। समझ में आ रही बात? तो आप इसके लिए बोलोगे देखो जितना करंट इस वाले रॉड से पास कर रहा है उतना ही थर्मल करंट इस वाले रॉड से भी पास करेगा। समझ में आई बात? तो आप इक्वेशन क्या बना सकते हो, जैसे वहां पर वोल्टेज डिफरेंस था या पोटेंशियल डिफरेंस था, यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस। क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस। तो TH, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे है और ये लो टेम्परेचर पे होगा ना, तो TH माइनस T डिवाइडेड बाय इसकी रेजिस्टेंस लिखेंगे, और इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी? बोलो, L1 बाय K1A। समझ में आई बात? विल बी इक्वल टू, इस वाले में अगर हम लोग करंट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? T माइनस, क्योंकि ये हाई पे है और वो, तो TL माइनस T लो डिवाइडेड बाय, अच्छा T माइनस T लो डिवाइडेड बाय L2 अपॉन K2 इंटू A। समझ में आई बात? तो ये सारे वैल्यूज आपको दिए रहेंगे और यहां से हम लोग जंक्शन की टेम्परेचर निकाल सकते हैं। समझ में आई बात? बस आपको ये इक्वेशन लिखना है और टेम्परेचर आपका अननोन होगा। समझ में आई बात? तो लिख लो इसको भी, अननोन टेम्परेचर ऑफ जंक्शन। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है
कि इस वाले रॉड में जो करंट होगा, थर्मल करंट, वही वाला इस रॉड में भी होगा। दोनों को बराबर कर देंगे और अननोन वैल्यू आपका ये टेम्परेचर ऑफ जंक्शन हो जाएगा। समझ में आई बात? अच्छा, कल होमवर्क दिए थे, कौन कौन सॉल्व किए हो? कल नहीं दिए थे ना, परसों दिए थे ना? कितने लोग सॉल्व किए हो? नहीं किए हो? भूत जैसा क्या देख रहे हो? क्यों नहीं सॉल्व किए हैं? अभी छोड़ दोगे तो फिर छूट जाएगा। अब लास्ट चांस है, अभी टाइम है, यूटिलाइज कर लो अच्छे से। समझ में आ रही बात? अगर कोई होमवर्क देते हैं 10 क्वेश्चन तो उसको सीरियस होकर के सॉल्व करना है। समझ में आ रही बात? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसके आगे के कॉन्सेप्ट जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, साथ ही साथ इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।